हेलो एवरीवन। अपना चैप्टर 5 हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे पहली बात मुझे आपको बतानी है वो क्या है? एग्जेम्प्टेड कंपनीज। एग्जेम्प्टेड कंपनीज मतलब क्या हुआ? कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिनके ऊपर इस चैप्टर के जितने भी प्रोविजंस हम पढ़ेंगे ना, सेक्शन 73 से लेके 76A तक, उनमें से कोई भी सेक्शन उन कंपनी पे अप्लाई नहीं करेगा। मतलब मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ये चैप्टर 4 कैटेगरी ऑफ कंपनीज पे अप्लाई बिल्कुल नहीं करेगा। उन पे इस चैप्टर के कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। पहली कौन सी है? बैंकिंग कंपनी। बात भी सुनना, बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज and such other companies as specified by central government in consultation with RBI। मुझे एक बार बताओ, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, मुझे एक बार बताओगे इन तीनों कंपनी के मेन काम क्या है? अब बताओ, एक बैंक है एसबीआई, वो क्या करता है? पब्लिक से डिपॉजिट्स लेता है, उन्हें लोन देता है। अब आप मुझे एक बार बताओ, आप किसी बैंकिंग कंपनी को, किसी एनबीएफसी को, किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को डिपॉजिट लेने से कैसे रोक सकते हो? आप ये कैसे कह सकते हो एक बैंकिंग कंपनी को या एनबीएफसी को या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को कि भैया तू अपनी पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम का सिर्फ 35% ही ले सकता है? आप ये कैसे कह सकते हो? आप नहीं कह सकते। तो याद रखना, इस चैप्टर के जितने भी प्रोविजंस हैं वो प्रोविजंस बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इनका मेन बिजनेस ही क्या है? पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना। और मेरी बात सुनो, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहली क्लास में एक चार्ट पढ़ाया था। मैंने कहा था कौन सी कंपनी कितने कितने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है। तो याद रखना, उस चार्ट में मैं खैर भी बाद में आऊंगा। आप एक बैंकिंग कंपनी को ये नहीं कह सकते कि भैया तू आउटसाइडर से सिर्फ 25% ही ले सकती है या 35% ही ले सकती है। आप ये एक बैंकिंग कंपनी को कैसे कह सकते हो? भैया उसका मेन काम किस चीज का है? डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना ही उसका मेन काम है। आप उसके डिपॉजिट्स पे रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर के कोई भी प्रोविजन 4 कैटेगरी ऑफ कंपनीज पे अप्लाई नहीं करेंगे। बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और सच अदर कंपनीज एज स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। ठीक है, चलो आगे हम शुरू करते हैं। पहला सेक्शन 73। अच्छा, अगर आपको ना पहली क्लास याद हो तो मैंने आपको उसी में बता दिया था कि मेन 2 सेक्शन है हमारा। एक है सेक्शन 73 और एक है सेक्शन 76। सेक्शन 73 जो बेसिक बात कहता है वो क्या कहता है? हर कंपनी अपने मेंबर्स से डिपॉजिट क्या कर सकती है? एक्सेप्ट कर सकती है। तो देखो वही बात है, acceptance of deposit from members। every company can accept deposit from its members। मतलब हर कंपनी अपने मेंबर्स से क्या एक्सेप्ट कर सकती है? डिपॉजिट्स। हाउएवर उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, वो बात की बात है। बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। यानी सबसे पहली बात तो याद रखना, अगर आपको मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने हैं तो आपको जनरल मीटिंग में एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। प्लस आपको कुछ और कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। क्या कंडीशंस हैं वो पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना। पहला, इशू सर्कुलर फॉर्म DPT-1 टू मेंबर्स। अब सुनो, पता है सबसे पहला काम कंपनी का क्या है? कंपनी ना अपने मेंबर्स को इशू करेगी एक फॉर्म डीपीटी मतलब डिपॉजिट का फॉर्म है। फॉर्म DPT-1 कंपनी इशू करेगी अपने मेंबर्स को। ठीक है, उस फॉर्म में क्या क्या लिखा होगा? मेन 4 बातें उस फॉर्म में लिखी होंगी। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है? जरूरी है ना, ये फाइनेंशियल पोजीशन मेंबर्स को बताना जरूरी है। क्यों?
अब सोच के देखो, मेंबर्स अपना पैसा दे रहे हैं कंपनी को, पता नहीं कंपनी कल को इस हालत में होगी भी या नहीं कि वो मेंबर्स का पैसा क्या कर पाए, रीपे कर पाए। तो कंपनी मेंबर्स को फाइनेंशियल पोजीशन बता रही है, कंपनी ये बता रही है कि हाँ, हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन काफी साउंड है, काफी अच्छी है, हम आपके डिपॉजिट्स की रीपेमेंट इजीली कर पाएंगे। तो कंपनी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन किसको बताएगी, मेंबर्स को। अच्छा, आपको ना क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी, किससे, काफी सारी एजेंसीज हैं, इनमें से जो मोस्ट प्रोमिनेंट है वो है क्रिसिल। आपको क्रिसिल से, एग्जांपल के तौर पे आपको क्रिसिल से क्या लेनी पड़ेगी, क्रेडिट रेटिंग। ये ना कुछ ऐसे होती है क्रेडिट रेटिंग, AAA, AA, BB, B। जो AAA होती है ना, AAA, दैट मीन्स काफी सेफ है ये कंपनी, हाई सेफ्टी। ऐसे ही AA का मतलब होता है आपका मॉडरेट सेफ्टी, एडिक्वेट सेफ्टी। इस टाइप से आपकी कंपनी को ना रेटिंग मिलती है, ठीक है। ऐसे ही B का मतलब होता है हाई रिस्क, मतलब अगर किसी कंपनी को क्रिसिल ने B की रेटिंग दी है ना, इसका मतलब उस कंपनी को डिपॉजिट्स देना खतरे से खाली नहीं है, क्या पता आपको कल को आपके डिपॉजिट्स की रीपेमेंट मिले ही ना, ठीक है। फिर आपको बताना पड़ेगा मेंबर्स को कि करंटली आपकी कंपनी में कितने नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स हैं और उन डिपॉजिटर्स का कितना पैसा आपको देना है, ठीक है। अच्छा, अब ये फॉर्म DPT-1 आप मेंबर्स को दोगे कैसे, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू दे सकते हो, स्पीड पोस्ट के थ्रू दे सकते हो, या किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू आप उन्हें दे सकते हो। आपको ये सर्कुलर फॉर्म DPT-1 पब्लिश भी करवाना पड़ेगा, वही सेम बात है, 2 न्यूज़पेपर्स में, एक तो इंग्लिश न्यूज़पेपर होगा और एक जिस स्टेट में आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है वहां की जो लोकल लैंग्वेज है उसके न्यूज़पेपर में, जिसको हमने वर्नाकुलर लैंग्वेज कहा था। फिर आपको ना फॉर्म DPT-1 के साथ स्टैट्यूटरी ऑडिटर का एक सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, पता है एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है ना, ये एक सर्टिफिकेट देगा कि कंपनी ने कभी भी डिपॉजिट्स की रीपेमेंट में या डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट की पेमेंट में कभी कोई डिफॉल्ट कमिट नहीं कराए, ठीक है। अच्छा, फिर अगर करा भी है तो कंपनी ने वो डिफॉल्ट रेक्टिफाई कर लिया है। मतलब एक बार इमेजिन करो सिचुएशन, कंपनी ने डिपॉजिट की रीपेमेंट में क्या करा, डिफॉल्ट, लेकिन कंपनी ने उस डिफॉल्ट को रेक्टिफाई कर लिया और जिस दिन रेक्टिफाई करा ना उस डिफॉल्ट को, उस दिन से 5 साल निकल चुके हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिटर को यह सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और यह सर्टिफिकेट अटैच होगा किसके साथ, फॉर्म DPT-1 के साथ। यह सर्टिफिकेट आपको क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। तो यह तो हो गया हमारा पहला पॉइंट, फॉर्म DPT-1 इज टू बी इश्यूड टू मेंबर्स। अच्छा, फिर फाइलिंग ऑफ सर्कुलर, मतलब DPT-1 की ही बात कर रहे हैं। पता है DPT-1 आपको ना ROC के पास फाइल करना पड़ेगा 30 days प्रायर टू इश्यू ऑफ सर्कुलर। ऑब्वियस सी बात है ना, मेंबर को देने से पहले ROC को बताओगे या मेंबर को देने के बाद ROC को बताओगे। ऑब्वियस सी बात है, मेंबर को देने से पहले आपको ROC को बताना पड़ेगा, एटलीस्ट 30 days पहले बताओगे आप। थर्ड, अब सुनना, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। अब ये मेरी एक छोटी सी बात सुनना, मेरे को एक बात बताओ, कंपनी ने मेंबर से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर लिए, अब कल को उन डिपॉजिट्स की रीपेमेंट भी होगी, उन डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट की पेमेंट भी होगी। तो पता है गवर्नमेंट ने कहा, कंपनीज एक्ट ने कहा कि कल को आप डिपॉजिट्स की रीपेमेंट करोगे, रीपेमेंट करने के लिए पैसा कहां से आएगा आपके पास। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, बैंक जाओ, कंपनी को बोल रही है कंपनीज एक्ट, बैंक जाओ, बैंक में एक सेपरेट अकाउंट खुलवाओ बाय द नेम ऑफ डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। उस अकाउंट में
आप हर साल, ध्यान से सुनना, उस अकाउंट में आप हर साल की 30 अप्रैल तक, हर साल की 30 अप्रैल तक आप 20% अमाउंट क्या कराओगे? जमा। मैंने पूछा कंपनीज एक्ट से 20% किसका? उन्होंने कहा 20% ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब, मेरी बात सुनो, अगर मैं बात 19-20 की कर रहा हूं ना, तो उन्होंने कहा 19-20 में जो मैच्योर हो रहे हैं वो नहीं देखने हैं, फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। 19-20 के बाद बताओ फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 20-21। अब मेरी बात सुनो, 20-21 में 10 लाख के डिपॉजिट्स मैच्योर हो रहे हैं, तो 10 लाख का 20%, 2 लाख रुपए आपको 30 अप्रैल 19 तक आपको बैंक अकाउंट में जमा करवाने पड़ेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, 20-21 में 10 लाख के डिपॉजिट्स मैच्योर हो रहे हैं, तो 20-21 में 10 लाख के हो रहे हैं, तो 10 लाख का 20%, 2 लाख रुपए आपको 19-20 में जमा करवाने पड़ेंगे, एक साल पहले। कब तक? 30 अप्रैल तक। मतलब 30 अप्रैल 19 तक आपको पैसा बैंक अकाउंट में जमा करवाना पड़ेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स मैच्योरिंग इन 2021। और याद रखना, जो पैसा आप उस बैंक अकाउंट में जमा कराओगे वो पैसा सिर्फ और सिर्फ किस काम के लिए यूटिलाइज होगा? फॉर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। आप डिपॉजिट्स की रीपेमेंट के लिए ही उस पैसे को क्या कर सकते हो? यूटिलाइज। 4th पॉइंट वही आ जाता है, सर्टिफिकेशन ऑफ नो डिफॉल्ट। जो अभी स्टैट्यूटरी ऑडिटर वाली बात करी थी, कंपनी को लिख के ये बात देनी पड़ेगी फॉर्म DPT 1 में, क्या कि हमने डिपॉजिट्स की रीपेमेंट में या इंटरेस्ट की पेमेंट में कभी कोई डिफॉल्ट कमिट नहीं करा है। अगर करा भी है तो जिस दिन हमने डिफॉल्ट को रेक्टिफाई करा है उस दिन से 5 साल ऑलरेडी निकल चुके हैं। ठीक है। अच्छा, मैं एक बात आपको और बता दूं, ये 5th पॉइंट बाद में बताऊंगा आपको, पहले इन 4 पॉइंट्स के लिए मैं एक बार बता दूं। ये देखो, पहले 4 पॉइंट्स के लिए समझना। एग्जेम्पशन टू सर्टेन कंपनीज। अब याद करो पहली क्लास, मैंने आपको ना, ये देखो पहली क्लास का चार्ट जो मैंने बनवाया था, मैंने कंपनीज को 6 पार्ट में बांटा था। पता है? अब सुनो, आपने 4 पॉइंट्स करे। इशू ऑफ सर्कुलर DPT 1, फाइलिंग ऑफ सर्कुलर, है ना, पहला कौन सा किया? इशू ऑफ सर्कुलर, दूसरा फाइलिंग ऑफ सर्कुलर, तीसरा डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। ठीक है। और 4th हमने कौन सा किया है? देखो 4th हमने कौन सा किया है? सर्टिफिकेशन। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए। पता है अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, ये देखो, वो कह रहा है ये जो 4 पॉइंट्स हमने करे हैं ना, इशू ऑफ DPT 1, फाइलिंग ऑफ DPT 1, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट और सर्टिफिकेशन, ये चारों पॉइंट 4 कंपनीज पे अप्लाई नहीं करेंगे। कौन कौन से पे? प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं करेंगे, IFSC पब्लिक कंपनी पे अप्लाई नहीं करेंगे, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं करेंगे, और प्राइवेट कंपनी जो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर दे उस पे अप्लाई नहीं करेंगे। इंस्टेड इन चारों कंपनीज पे ना एक अलग रिक्वायरमेंट है। इन्हें जितने भी इन्होंने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करे हैं ना, उन्हें उसकी डिटेल ROC के पास फाइल करनी पड़ेगी फॉर्म DPT 3 में। ठीक है। तो याद रखना, इन चारों कंपनीज को ये चारों प्रोविजंस कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, आ जाओ फिर से, 4 पॉइंट्स हमारे हो गए हैं। अब आओ 5th पॉइंट, सिक्योरिटी विद रिस्पेक्ट टू डिपॉजिट। तो मेरी बात सुनो, अगर कंपनी डिपॉजिट्स के बदले सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहती है, कर सकती है, लेकिन अगर कंपनी ने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करी तो उन डिपॉजिट्स को अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स माना जाएगा। और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स की बात हर सर्कुलर, हर फॉर्म,
हर एडवर्टाइजमेंट, हर डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू आप डिपॉजिट्स इनवाइट कर रहे हो वो मेंशन करी जाएगी। अच्छा, डिपॉजिट्स का रीपेमेंट होगा इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर कंपनी ने डिपॉजिट्स के रीपेमेंट में या इंटरेस्ट के पेमेंट में कोई डिफॉल्ट कमिट किया तो डिपॉजिटर ट्रिब्यूनल के पास, जिसने लोन दिया है वो ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ट्रिब्यूनल कंपनी को ऑर्डर करेगा कि भैया डिपॉजिटर का जो पैसा देना है वो दो, प्लस अगर डिपॉजिटर को आपकी वजह से कोई नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई भी आप ही करके दोगे। फिर अगली बात क्या आती है, टेन्योर ऑफ डिपॉजिट। याद रखना, जो डिपॉजिट्स आप एक्सेप्ट करोगे मेंबर्स से उसका टेन्योर मिनिमम 6 मंथ्स होना चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम 36 मंथ्स हो सकता है। यानी जो भी आप डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करोगे उस डिपॉजिट का रीपेमेंट 6 महीने से पहले नहीं होना चाहिए और 36 महीने के बाद नहीं होना चाहिए। हाउएवर एक केस है जब मिनिमम पीरियड 6 महीने से कम हो सकता है, और वो क्या, अगर आप मेंबर से डिपॉजिट्स कितने ले रहे हो, पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम का 10% या उससे कम, तो आप 6 महीने से कम का पीरियड रख सकते हो। उस केस में भी 3 महीने से कम तो रख ही नहीं सकते। मतलब याद रखना, मिनिमम टेन्योर डिपॉजिट्स का 3 महीने होगा ही होगा, 3 महीने से कम तो हो ही नहीं सकता। और 3 महीने भी सिर्फ एक ही केस में, अगर डिपॉजिट लेस देन इक्वल टू 10% है, किसका, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम का। और लास्ट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स दैट अ कंपनी कैन एक्सेप्ट। याद करो, चार्ट पे आ जाओ, चार्ट पे एक बार जल्दी से चार्ट पे आ जाओ। मैक्सिमम डिपॉजिट्स दैट अ कंपनी कैन एक्सेप्ट, पहले मेंबर्स का बताना, आउटसाइडर्स का नहीं, मेंबर्स का बताना। एलिजिबल पब्लिक कंपनी जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा है या टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, वो बताओ मेंबर से मैक्सिमम कितना ले सकती है, 10% अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो मेंबर आउटसाइडर से मिला के 35%। अच्छा, इनएलिजिबल पब्लिक कंपनी मेंबर से कितना ले सकती है, 35, पब्लिक से तो ले ही नहीं सकती। प्राइवेट कंपनी कितना ले सकती है मेंबर से, 100%। आईएफएससी पब्लिक कंपनी मेंबर से कितना ले सकती है, 100%। स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी अनलिमिटेड होता है, और प्राइवेट कंपनी जो तीनों शर्तों को सेटिस्फाई कर दे वो भी अनलिमिटेड होता है। ये आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स दैट अ कंपनी कैन एक्सेप्ट। और याद रखना, ये सारे परसेंटेजेस किसके ऊपर है, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। चलो, सेक्शन 73 में ना कुछ और बातें हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूं। थैंक यू।